नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता आप सभी का करता हूं स्वागत। शाम के 7 बज चुके हैं और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की क्लासेस यहां पर शुरू हो चुकी हैं। एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ आज मैं आप सभी के साथ यहां पर उपस्थित हूं और आज का टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग पहले भारत के अपोहा तंत्र को समझेंगे कि आखिर भारत का अपोहा तंत्र है क्या, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है क्या, और साथ ही साथ गंगा नदी के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं और याद दिला दूं, अभी तक आपने अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, नाम बनता है जीके विद अस, और टेलीग्राम चैनल अंकित गुप्ता जीके को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की लिंक आपको कमेंट बॉक्स के नीचे मिल जाएगी। लिंक के माध्यम से आप इन सभी के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। देखिएगा, थ्योरी क्लासेस आपकी चल रही हैं, एमसीक्यू क्लासेस को हम लोग जल्दी लेकर आएंगे। जैसे हमारी थ्योरी कंप्लीट होती चलेगी हम लोग एमसीक्यूज क्लासेस को भी यहाँ पर लेना शुरू करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यह समझें कि भारत के अपोहा तंत्र को कहते क्या है, क्योंकि समझना यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक बन जाता है, क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो फिर हमारा कोई चीज नहीं। भाई कई बार स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर हमें ज्योग्राफी समझ नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रहे का मतलब ये होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर लिखा हुआ शब्द या लिखी हुई बातें आखिर क्या कहना चाहती हैं। बस यही समझना होता है। मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं? जब भी हम किताबों को पढ़ते हैं और किताबों में दी गई थ्योरी को पढ़ते हैं, जब उस थ्योरी से हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता, या वो थ्योरी जो कहना चाहती है, जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है जो ये कहना चाहता है, अगर वो हमें समझ में नहीं आता तो हम चीज़ों को आसानी से नहीं समझ पाते। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? एक बार लिख कर जरूर बताइएगा जी हाँ सर ऐसा ही कुछ होता है। तो बिल्कुल थ्योरी को ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, थ्योरी को समझेंगे, तो कोशिश ये कीजिए कि उस समय थ्योरी को आप भी रीड कीजिए, साथ ही साथ केवल मेरे बोलने पर या सुनने पर भरोसा मत कीजिए, खुद भी साथ साथ चीज़ों को समेटते हुए चलिएगा। लेकिन मेरा दावा है एक बार इस थ्योरी क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद आपके बहुत सारे डाउट अपने आप दूर हो जाएंगे। चलिए सीधा शुरू करते हैं। अपोहा शब्द हिंदी में कहेंगे, जबकि इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनेज। ड्रेनेज यानी कि अपोहा तंत्र या अपोहा। अपोहा क्या होता है? एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, यानी कि द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। अपोहा शब्द का मतलब होता है, ड्रेनेज शब्द का मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जगह में जो रिवर सिस्टम है उसको बयां करता है। मेरी बात समझ में आ गई है? मान लेते हैं मैं लखनऊ में रहता हूं, मान लेते हैं मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मान लेते हैं मैं पंजाब हरियाणा में रहता हूं। तो जो एक छोटा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो भी नदी तंत्र है या जो भी नदियां बहती हैं, नदियों के साथ साथ उनकी सहायक नदियां भी होती हैं, वहां पर डैम भी बना होता है, आसपास की जमीन को पानी मिलता है, एग्रीकल्चर भी होता है, नदी के द्वारा बहाकर मिट्टी भी लाई जाती है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के नदी तंत्र को हम क्या कहते हैं? उस एरिया का ड्रेनेज कहते हैं। स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग दिशाओं से, विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी जो धाराएं आती हैं वो एक साथ एक जगह मिल जाती हैं। नदी की छोटी छोटी धाराएं, यहाँ से एक छोटी सी धारा बह रही है, पहाड़ से एक पानी की धारा बहती हुई नजर आ रही है, एक धारा नीचे से निकल कर आ रही, सब एक जगह इकट्ठा होकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं या एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग मुख्य नदी कहते हैं। अतः इनका निकास किसी बड़े जलाशय में, और ये नदियां आपकी बहते बहते या तो किसी झील में चली जाती हैं, समुद्र में गिरती हैं, या फिर महासागर में गिरती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें गंगा नदी का, तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड से होती हुए हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, पूरे उत्तर भारत और बिहार राज्य से आपका फ्लो होते हुए वेस्ट बंगाल में आती है, और फिर वहां से वो बांग्लादेश निकल जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, मेघना में जाके मिल जाती है, और फिर अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदी गिरती है। तो यहाँ पर एक इमेज भी मैंने लगाई है ताकि आपको चीज़ों को थ्योरी के साथ साथ इमेज के माध्यम से भी मैं समझा सकूं, क्योंकि ज्योग्राफी बिना ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने में मज़ा नहीं आता, बिना इमेजेस के ज्योग्राफी समझ में नहीं आती। तो एक नदी क्या है? एक छोटा सा इलाका है, एक छोटा सा एरिया है। आप देख रहे हैं अलग अलग पहाड़ों से छोटी छोटी नदी की जो धाराएं हैं आ रही हैं और एक बड़ी नदी का निर्माण कर रही हैं, और अंततः ये एक बड़ी नदी एक बड़ी झील में या एक बड़े सागर में या एक बड़े महासागर में आपकी मिल जाती है। मेरी बात यहाँ तक समझ में आई हो तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा, और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। भैया क्लासेस आप ही के लिए हैं, ये चैनल आप ही का है, तो बिल्कुल इसको सपोर्ट करने का जिम्मा भी आपका है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा।
आगे समझते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र, हाँ एक और चीज, इन क्लासेस को करने के बाद ना ही एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है और ना ही एनआईओएस के जो एनआईओएस की जो बुक्स है वो पढ़ने की जरूरत है और ना ही लूसेंट की बुक्स पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इन सभी का सार इन क्लासेस की थ्योरीज में आपको मिल जाएगा। बस जितना समझाया जाए, जितना बताया जाए उसके जरूर कंडक्ट कर लीजिएगा और प्रतिदिन शाम 7 बजे ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर लाइव हो जाया करिए। कोई भी ऊंचा क्षेत्र, जैसे पहाड़ होता है, पर्वत होता है, कोई भी पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं उनको कई बार हिंदी के शब्द ही समझ में नहीं आते। अब आधों को ये समझ में नहीं आएगा कि द्रोणी का मतलब क्या होता है। द्रोणी का जो मतलब हो जाता है वो ड्रेनेज बेसिन यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, जो एक दूसरे को अलग करता है। अपवाह द्रोणी का मतलब ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज का मतलब अपवाह और ड्रेनेज बेसिन का मतलब है अपवाह द्रोणी, यानी कि वो इलाका जो कि उस नदी के द्वारा सींचा जाता है या जिस इलाके को उस नदी से पानी मिलता है या जो इलाका नदी के द्वारा बहाई गई मिट्टी से बना है, हम उसे उस नदी का बेसिन कहते हैं, ठीक है। तब इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। थ्योरी में यह कहा गया है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र, कोई भी पहाड़, कोई भी ऊंची भूमि जो दो नदियों के अपवाह तंत्र को अलग करती है उसे जल विभाजक कहा जाता है। एनी एलिवेटेड एरिया सच एज द माउंटेन और एन अपलैंड separates two drainage basin such as upland is known as the water divide। अब water divide किसे कहते हैं ये हम थ्योरी के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। अब थ्योरी में ध्यान से समझिएगा, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। मान लेते हैं ये नदी ए है और ये नदी बी है, और जैसा कि आप नदी ए में देख रहे हैं यहाँ पर ये एक आपकी मेन रिवर है, ये आपकी क्या है, ये आपकी मेन रिवर है। और इस मेन रिवर में आप देख रहे हैं चारों तरफ से छोटी छोटी नदी की धाराएं आकर आपकी मिलती हैं और ये मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। तो ये नदी नंबर ए है जो कि यहाँ पर बह रही है। इसी तरह से नदी नंबर 2 है जो कि आप स्ट्रीम बी देख रहे हैं। नदी नंबर 2, छोटी छोटी नदी की जलधाराएं आकर इस नदी में मिलती हैं। तो ये बात मान लीजिएगा कि ये जो पूरा इलाका आपका बनता है ये बनता है ड्रेनेज बेसिन। नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा सींचा गया या बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ इलाका उस नदी का ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। अगर ये ऊंची जमीन यहाँ ना होती, ये एक छोटा सा पहाड़ यहाँ पर ना होता तो दोनों नदियां आगे चल के एक ही हो जाती, लेकिन एक ऊंचा सा पहाड़ यहाँ पर मौजूद है। इस वजह से ये नदी आपकी अलग बह रही है और ये नदी आपकी अलग बह रही है। तो इस ऊंचे इलाके को हम क्या कहते हैं, इस ऊंचे इलाके को हम कहते हैं वाटर डिवाइड। बात समझ में आई हो तो यस लिखकर बताइएगा कि यस सर यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब अंबाला की बात कर लेते हैं। अंबाला शहर का आपने नाम सुना होगा, हरियाणा में आपका मौजूद है। अंबाला के बस स्टेशन का नाम कुछ ही दिनों पहले सुषमा स्वराज जी के नाम पर, उनके सम्मान में, क्योंकि उनका निधन हो गया, उनके सम्मान में अंबाला बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब अंबाला शहर की अगर हम लोग बात करते हैं, अंबाला वाटर डिवाइड भी है। अंबाला का जो एरिया है या अंबाला का जो शहर है काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी ऊंचे स्थान पर है। तो अंबाला वाटर डिवाइड दो नदियों को अलग करता है। अंबाला के एक तरफ इंडस रिवर रहेगी और उसका रिवर सिस्टम रहेगा, और दूसरी तरफ गंगा नदी रहेगी और दूसरा उसका गंगा रिवर सिस्टम रहेगा। तो अंबाला वाटर डिवाइड एक फेमस डिवाइड है भारत की ज्योग्राफी में, भारत के भूगोल में, क्योंकि अंबाला वाटर डिवाइड के एक तरफ, क्योंकि ये ऊंचा क्षेत्र है, एक तरफ आपकी सिंधु नदी बह रही है और दूसरी तरफ आपकी गंगा नदी आपकी फ्लो कर रही है। तो मेरी बात समझ में आ गई। अंबाला वाटर डिवाइड किन दो नदियों को अलग करता है? अंबाला का जल विभाजक किन दो नदियों को अलग करता है? तो गंगा नदी और सिंधु नदी। एक बार मुझे बताइए, सारी बातें समझ में आ गई? ठीक है। भारत की नदियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत के ड्रेनेज सिस्टम को दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। भारत की नदियों को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। एक तरफ हम लोग हिमालय की नदियां ले सकते हैं और दूसरी तरफ हम लोग प्रायद्वीपीय नदियां ले सकते हैं, यानी कि एक तरफ हिमालयन रिवर्स और दूसरी तरफ पेनिनसुलर रिवर्स। सर ऐसे हमने ये डिवाइडेशन क्यों किया है? देखिए, उत्तर भारत की बात करते हैं तो कल का जो क्लास थी वो हमने हिमालय के ऊपर डिस्कस की थी। हिमालय से भी बहुत सारी नदियां आपकी निकलती हैं। प्रमुख नदियां तो आपको पता ही हैं, गंगा है और यमुना है। और हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं वो सभी आपके ग्लेशियर्स के पिघलने वाले पानी से बनी हुई हैं। मतलब कि हमने कल देखा था कि 16,000 से भी ज़्यादा जो ग्लेशियर्स है वो हिमालय में आपके मौजूद हैं, और इन ग्लेशियर्स के पिघलने से ये नदियां आपकी बनती हैं। और इस वजह से ग्लेशियर्स में जो पानी आपका मौजूद है उसकी वजह से गंगा और यमुना नदियों में जो पानी है वो वर्ष भर आपका बना रहता है। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया की बात कर लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत क्या है? प्रायद्वीपीय भारत आपका गुजरात से लेकर तमिलनाडु और तमिलनाडु से लेकर जो आपका यहाँ पर बनता है वेस्ट बंगाल तक का जो इलाका बनता है, गुजरात से लेकर
आपका जो पश्चिम बंगाल तक जो आपके 9 राज्य बनते हैं, ये भारत का पेनिनसुलर इंडिया बनता है। पेनिनसुलर इंडिया का मतलब कल मैंने आपको बताया था कि 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ एरिया, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ एरिया आपका पेनिनसुलर कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो एक तरफ प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, बहुत सारी आपकी नदियां बनती हैं और ये नदियां किसी भी ग्लेशियर के पिघलने वाले पानी की वजह से नहीं बनी है, बल्कि इन नदियों में जो पानी आता है वो वर्षा की वजह से आता है, मतलब कि बारिश की वजह से आता है। यही रीजन है कि जब मानसून आता है तब इन नदियों में बहुत लबालब पानी भर जाता है, लेकिन जब मानसून नहीं आता या गर्मियां होती हैं तो उस समय इन नदियों का पानी सूख जाता है, लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियों का पानी नहीं सूखता। हिमालय की 3 प्रमुख नदियां हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक तो गंगा नदी, दूसरी सिंधु नदी और तीसरी ब्रह्मपुत्रा नदी। वो एक अलग बात है कि सिंधु नदी का अधिकतर एरिया पाकिस्तान में मौजूद है और ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकतर हिस्सा आपका तिब्बत, नेपाल और तिब्बत और आपका चीन में आपका मौजूद है, और इसका कुछ हिस्सा ही असम और अरुणाचल प्रदेश में आपका मौजूद है, और बाकी का हिस्सा आपका कहाँ जाता है, बांग्लादेश आपका जाता है। तो इस तरह से हमने 2 तरह से डिवाइड कर लिया है। और सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हिमालय की नदियों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। मैंने अभी आपको एक डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैंने आपको यही बताया है कि दोनों ही एरियाज आपके अलग हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर पानी बना रहता है, क्योंकि उनमें जो पानी आता है वो ग्लेशियर्स के पिघलने से आता है। ग्लेशियर का मतलब मैंने कल बताया था, ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का पहाड़, ठीक है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों में जो पानी आता है वो आपका बारिश से आता है, इसी वजह से नदियां 12 महीने आपकी पानी से भरी हुई नहीं रहती। तो दोनों ही अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं और ये नदियां अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं, इसी वजह से इनको यहाँ पर अलग अलग तरीके से कैटेगराइज यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं थ्योरी में और क्या लिखा हुआ है। भारत के अपोह तंत्र की बात करें तो सबसे पहले हिमालय की बात करेंगे। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां हैं। 12मासी नदियों का मतलब है कि इनमें वर्ष भर आपका पानी बना रहता है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम का मतलब बर्फ से भी जल प्राप्त होता है। जी हाँ, जब मानसून आता है, जब बारिश होती है, तब तो इन नदियों में पानी आता ही है। गंगा हुई, यमुना हुई, तो आप देखते हैं कई बार बाढ़ भी आ जाती है। ब्रह्मपुत्रा में तो हर साल बाढ़ आती है ना, असम के इलाके में हर साल बाढ़ आ जाती है। तो इनमें एक तो पानी बारिश से आता है, दूसरा इनमें पानी ग्लेशियर्स के पिघलने से आता है। तो मेरी बात समझ में आ गई है। हिमालय की सभी नदियां और अधिकतर नदियां 12मासी हैं, 12 महीने नदियों में पानी बना रहता है। इन नदियों में पानी हिमालय से पिघलने वाली बर्फ और दूसरा मानसून से या बारिश से इनमें पानी इकट्ठा आपका होता है। हिमालय की 2 प्रमुख नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। अगर हम लोग हिमालय को डिस्कस करें, कल हम लोगों ने हिमालय को डिस्कस किया था, तो हिमालय की जो 2 प्रमुख नदियां हैं सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग में आंसर रख लीजिएगा कि किस भाग से निकलती हैं। उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय के उत्तरी भाग से आपकी निकलती हैं और यह पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण करती हैं, गॉर्जों का निर्माण भी करती हैं। The 2 major Himalayan rivers, Indus and Brahmaputra, originate from the north of the mountain range. ठीक है, they have cut through the mountains making gorge. अब दिमाग में प्रश्न उठा होगा सभी के कि सर गॉर्ज किन्हें कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर इस लाइन में लिखा है कि पहाड़ों को काटकर ये नदियां गार्जों का निर्माण करती हैं। पहाड़ों को काटकर ये नदियां गार्जों का निर्माण करती हैं। तो गॉर्ज किन्हें कहते हैं? एक गॉर्ज या पहाड़ों के बीच स्थित खड़ी चट्टानी दीवारों की एक संकीर्ण घाटी ले लीजिए। यहां पर आपके लिए थ्योरी उपलब्ध है। गॉर्ज क्या होता है? अ गॉर्ज इज अ नैरो वैली। गॉर्ज एक तरह की नैरो वैली होती है। वैली मतलब कि एक क्या होती है? आपकी घाटी होती है। घाटी कैसे होती है कि नीचे आपकी नदी बह रही है और नदी के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो इसे हम घाटी कहते हैं। तो एक छोटी सी संकीर्ण घाटी जिनके दोनों तरफ चट्टानी दीवारें हैं पहाड़ों की, इन्हें गॉर्ज कहा जाता है। यह जो शब्द है गॉर्ज, जो शब्द है वह फ्रांसीसी भाषा के शब्द गॉर्ज से निकला है, गार्ज से निकला है। इसका अर्थ होता है गला या गर्दन। तो जिस तरह से हमारा पूरा शरीर एक छोटी सी गर्दन के माध्यम से, हमारा जो सिर है हमारे बाकी शरीर से जुड़ता है,
इसी तरह जो गॉर्ज होता है वो एक छोटी नैरो घाटी होती है जहां से नदी बाकी इलाके में फैलती है। भाई मान लो नदी ओरिजिनेट यहाँ से हुई है सिर से और आती है तो यहाँ पर बहुत कम जगह उसको मिलती है, फिर वो आगे जाके पूरे बॉडी में फैल रही है। ऐसे कुछ कुछ याद रखने का प्रयास किएगा। तो गॉर्ज एक छोटी सी जगह है, संकीर्ण सी जगह है, जहां से नदी उस संकीर्ण जगह से निकलती है, गले से निकल के पूरे मैदान में फैल जाती है, पूरे शरीर में आपकी फैल जाती है। तो गॉर्ज ये मैं इमेज के माध्यम से भी आपको दिखाऊंगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक नदी आपकी बहती थी, मान क्या लेते हैं, इमेज में आपको नजर आ ही रहा है तो मानना क्या उसको, इमेज में यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं ये आपकी एक नदी फ्लो हो रही है और नदी आपकी फ्लो होते हुए कहाँ जा रही है, सागर में या समुद्र में मिल जा रही है। लेकिन हमने पहाड़ों के बारे में ये भी पढ़ा है कि पहाड़ क्या, कैसे पहाड़ों का निर्माण होता है। तो पहाड़ों का निर्माण ऐसे भी होता है कि जब धीरे धीरे एक जमीन का हिस्सा ऊपर उठने लग जाता है तो वह फोल्ड माउंटेन्स बनाता है। और फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण कब होता है, जब दोनों तरफ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं दोनों एक दूसरे को धकेलती हैं। तो दोनों तरफ से टेक्टोनिक प्लेट्स अगर एक दूसरे को धकेल रही हैं तो बीच का जो हिस्सा होता है वो अपलिफ्ट हो जाता है और पहाड़ के रूप में आपका परिवर्तित हो जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक नदी आपकी बह रही थी और नदी के दोनों तरफ एक छोटा सा पहाड़ी इलाका था, लेकिन धीरे धीरे इस पहाड़ी इलाके का क्या हुआ, अपलिफ्टमेंट हो गया और ये इलाका धीरे धीरे यहाँ से उठ गया। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर पहाड़ तो बन गया, लेकिन जो नदी पहले से यहाँ पर फ्लो कर रही थी तो वो क्या करेगी, धीरे धीरे पहाड़ों को काट देगी। अब एक दिन में तो नहीं काट पाएगी वो नदी, इसमें सालों गुजर जाते हैं, सालों लग जाते हैं। जब कोई नदी पहले से एक स्थान पर बह रही थी और वहां पर पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हो गए तो वर्षों में या सैकड़ों वर्षों के दौरान नदियों के द्वारा क्या हुआ, पहाड़ों को काट दिया गया और फिर वहां से उन्होंने गार्जों का निर्माण किया। हम लोग भी देखते हैं अपने गांव में जहां पर कुएं की जो रस्सी होती है तो कुएं की रस्सी इस्तेमाल की जाती है पानी निकालने में, और कुएं की रस्सी जहां पर जो पत्थर बना होता है वहां से हम लोग उसको खींचते हैं। तो क्या होता है कि एक दिन में तो नहीं, लेकिन अगर कई दिनों तक एक ही जगह पर कुएं की रस्सी को बराबर खींचा जाता है तो ठोस चट्टानी जगह पर भी एक रकील बन जाती है और वहां पर एक जगह बन जाती है। ठीक उसी प्रकार सैकड़ों वर्षों तक एक नदी एक इलाके में बहती रहती है और अगर वहां पर बड़े बड़े पहाड़ भी खड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे उन पहाड़ों को काट कर नदी अपना रास्ता बना लेती है और फिर नदी का निर्माण हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऊंचा सा पहाड़ था, लेकिन अब नदी ने पहाड़ को काट दिया है और अब नदी बहुत छोटी सी संकीर्ण घाटी। तो ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं दोनों तरफ ऊंची ऊंची घाटी आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये एक तरफ का हिस्सा है और ये दूसरी तरफ का हिस्सा है। तो दोनों तरफ तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपके मौजूद हैं और बीच में घाटी का निर्माण हो चुका है और आप यहाँ पर एक गॉर्ज की बिल्कुल लाइव तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। ये एक गॉर्ज है। ये क्या है, ये एक गॉर्ज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नदी है यहाँ पर, ये पहले एक पूरा पहाड़ रहा होगा, ये पहले पूरा पहाड़ रहा होगा, लेकिन आप देख रहे हैं दोनों तरफ चट्टानी दीवारें आपकी खड़ी हुई हैं। तो पहले ये पहाड़ ऐसा रहा होगा, फिर नदी बीच में से फ्लो करने लगी होगी, तो धीरे 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 उसने पूरे पहाड़ को इस नदी ने काट दिया और गॉर्ज का निर्माण हुआ। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ की घाटियां और बीच में सुंदर सी बहती हुई नदी की एक छोटी सी धारा। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि गॉर्ज का क्या मतलब होता है। तो एक बार मुझे यस लिखकर बता दीजिए। यस सर, गॉर्ज बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, एक बार गॉर्ज को यहाँ पर फिर देखेंगे। गॉर्ज अक्सर एक कैनियन घाटी से छोटा होता है। एक कैनियन घाटी भी होती है, गॉर्ज एक अलग चीज है और कैनियन घाटी एक अलग चीज होती है। हालांकि दोनों शब्दों का उपयोग गहरी संकीर्ण घाटियों का वर्णन करने के लिए ही किया जाता है जो कि एक धारा या नदी के साथ चलती है। अ गॉर्ज इज ऑफन स्मॉलर देन अ कैनियन, ऑल्दो बोथ वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब डीप नैरो वैली with a stream or river running along their bottom। तो दोनों तरफ ऊंची ऊंची आपकी घाटियां हैं और बीच में एक नदी की संकीर्ण धारा आपकी बह रही है, तो इसे हम गॉर्ज कहते हैं। और इसी तरह के एक भौगोलिक क्षेत्र को हम कैनियन घाटी भी कहते हैं। लेकिन कैनियन घाटी आपने यहाँ पर देखा है कि गॉर्ज अक्सर एक कैनियन घाटी से छोटा होता है और कैनियन घाटी काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी विशाल होती है। ये महाद्वीपों में आपकी बनती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ ये आपका गॉर्ज है, गॉर्ज थोड़ा छोटा होता है, गॉर्ज का हिस्सा इलाका थोड़ा छोटा होता है, लेकिन कैनियन घाटी काफ़ी बड़ी और काफ़ी विशाल होती है। ये सैकड़ों वर्षों में बनकर तैयार होती है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैनियन घाटी और गॉर्ज एक ही है, लेकिन कैनियन घाटी बड़ी होती है, गॉर्ज थोड़ा छोटा होता है।
चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। भारत का अपोहा तंत्र। हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। अपरदन क्रिया का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा इरोजनल एक्टिविटीज, यानी कि जहां से ये गुजरती हैं वहां से मिट्टी को भी साथ बहा कर ले जाती हैं। इसे हम लोग अपरदन क्रिया कहते हैं। अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू को बहा कर ले जाती। अपरदन का मतलब ही यही होता है, जब एक नदी तेज बहाव के साथ बहती है तो दोनों ही किनारों की तरफ जो मिट्टी है या रेत है या बालू है उसे भी साथ साथ बहा कर ले जाती हैं। तो इसे इरोजनल एक्टिविटी कहते हैं, अपरदन प्रक्रिया कहते हैं। अगर अपरदन प्रक्रिया को रोकना होता है तो हमें क्या करना होगा, नदी के दोनों ही किनारों पर वहां पर पेड़ लगाने होंगे या घना जंगल आपको बनाना होगा, क्योंकि घना जंगल हो जाने के बाद पेड़ों की जो जड़ें होंगी वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं और जब तेज पानी का बहाव आता है तो वो मिट्टी को नहीं छोड़ती। ऐसे में मिट्टी का अपरदन नहीं होता। तो हिमालय की सभी नदियां लगभग अपरदन प्रक्रिया आपकी करती हैं। अब और आगे, मध्य और निचले भागों में ये नदियां विशर्फ गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अनिक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। देखिए, किसी भी नदी के अपोहा तंत्र का तीन हिस्से होती हैं, 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर होती है ऊपरी हिस्सा। ऊपरी हिस्से में नदी क्या करती है, अपरदन प्रक्रिया करती है, इरोजनल एक्टिविटी करती है। बीच वाले हिस्से में और मध्य वाले हिस्से में नदी विशर्प गोखुर झील और बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी डिपोजनल एक्टिविटीज हैं वो करती है। मतलब कि जो मिट्टी और जो रेत वो सबसे ऊपरी वाले हिस्से से बहाकर लाई है उसे वो सबसे निचले वाले भाग में डिपॉजिट कर देती है, वहां पर उनको जमा कर देती है। और नदियों के द्वारा ही पूर्ण विकसित डेल्टा भी निर्मित होते हैं। In the middle and the lower courses, these rivers form meanders, exbo lakes, and many other depositional features in their floodplains. They also have well developed deltas. इसको मैं यहाँ पर इमेज के माध्यम से आपको समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि थ्योरी में सब कुछ समझ में आता होता तो आप मेरे पास नहीं आते और ना ही आप ये वीडियो देखते। किताबें सबके पास है, सबके घरों में किताबें मौजूद है, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियोस देखते हैं, क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। इसका एक ही अर्थ होता है कि चीज़ें आपको किताबों के माध्यम से ही केवल समझ में नहीं आती। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। मैं हिंदी वाला हिस्सा ले लेता हूँ। नदी के 3 हिस्से होते हैं। ये वाला हिस्सा है ऊपरी हिस्सा, ये रहा इसका बीच का हिस्सा और ये रहा इसका सबसे निचला हिस्सा। ठीक है, निचला भाग ये रहा, मध्य भाग आपका ये रहा और ऊपरी भाग आपका ये रहा। जहां से नदी निकलती है, नदी का स्रोत होता है सोर्स ऑफ रिवर, वहां से लेकर ये नदी तेजी से बहाव करते हुए नीचे आती है और तेजी से बहते हुए जब ये नदी नीचे आती है तो ये बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी और बालू बहा कर लाती है। मध्य भाग में ये नदी विसर्प का निर्माण करती है। विसर्प का मतलब सर्प से होता है, विसर्प का मतलब सर्प से होता है। सर्प मतलब कि सांप, और सांप का मतलब सांप कैसे चलता है, सांप आपका ऐसे ही तो चलता है, जैसे नदी यहाँ पर बह रही है ऐसे ही तो सांप चलता है। तो विसर्प मतलब टेढ़ी मेढ़ी आकृति इस तरह से आपकी नदी बनाती है, क्योंकि जब तक विसर्प का निर्माण नहीं होगा तब तक गोखुर झील का निर्माण आपका नहीं होगा। गोखुर झील यानी कि एक्सबो लेक का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक मिएंडर्स का निर्माण नहीं होता। तो अपने निचले भाग में ये नदी गोखुर झील बनाती है और सबसे निचले भाग में यहाँ पर, क्योंकि इस जगह पर आते आते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नदी काफी ऊंचाई से निकलती है, इसलिए नदी की स्पीड काफी ज्यादा होती है। लेकिन निचले भाग में आप देख रहे हैं नदी काफी समतल क्षेत्र में बह रही है। ये पूरा इलाका जहां भी ये नदी बह रही है ये बहुत ही फ्लैट एरिया है, बहुत ही समतल एरिया है। तो समतल एरिया में नदी ऐसे थोड़ी ना जाएगी, जब ऐसे तब जाएगी जब ये ऊपरी इलाके में होगी। समतल इलाके में ये नदी ऐसे बहेगी, तो जैसे ही समतल इलाके में आती है इस नदी की स्पीड कम हो जाती है और नदी में जो मिट्टी है, जो बालू है, वो यहाँ पर वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, उसका जमाव यहाँ पर शुरू कर देती है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। मेरी बात यहाँ पर समझ में आ गई हो तो एक बार यस लिख कर बता दीजिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो एक बार मुझे बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। या तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एक बार इसको दोबारा से देख लीजिएगा, वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज गंगा नदी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और बाकी चीज हम लोग कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। गंगा नदी प्रणाली की बात करते हैं तो गंगा नदी का जो शीर्ष है, मतलब जो गंगा नदी का ऊपरी हिस्सा है, उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के ऊपरी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के ऊपरी हिस्से को भागीरथी कहा जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में गंगा नदी अलकनंदा से जुड़ जाती है। ये गंगा नदी का
पूरा आपका बेसिन है, गंगा नदी का पूरा इलाका है। किस तरह से गंगा नदी यमुना नदी के साथ मिलती है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गंगा नदी बहती बहती यमुना नदी इलाहाबाद में इससे मिलती है, गोमती नदी भी इसमें मिल जाती है, घाघरा भी इसमें मिलती है, दक्षिण से सोन नदी है, टोंस रिवर है, बेतवा है, सिंध है, चंबल है, ये सभी नदियां यमुना में मिलती हैं और यमुना से ये सभी नदियां किसमें मिल जाती हैं, गंगा नदी में मिल जाती हैं। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी भी उत्तर से आके गंगा नदी में मर्ज हो जाती है। तो ये पूरा गंगा नदी का कोर्स है। गंगा नदी प्रणाली की बात करते हैं तो हरिद्वार में गंगा का पानी गंगा नहर में चला जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र को सिंचित करता है। दोआब क्षेत्र का मतलब होता है दो नदी के बीच का उपजाऊ इलाका। दो नदी के बीच के उपजाऊ इलाके को दोआब कहते हैं और 5 नदी के बीच के उपजाऊ इलाके को पंजाब कहते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। गंगा हिमालय से निकलने वाली कई सहायक नदियों से भी जुड़ती है, जैसे कि मैंने आपको अभी इमेज में दिखाया था। उनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं, यमुना है, घाघरा है, गंडक है और कोसी नदियां आपकी यहाँ पर बनती हैं। घाघरा, गंडक और कोसी ऐसी नदियां हैं जो कि उत्तरी मैदानी भागों में हर साल बाढ़ लाती हैं। इस वजह से कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, जिससे जान माल की व्यापक क्षति होती है, क्योंकि इन नदियों के द्वारा हर साल बाढ़ आती है। लेकिन ये नदी कृषि उपयोग के लिए मिट्टी को समृद्ध करती हैं। देखिए, बाढ़ हमेशा नुकसानदेह नहीं होती। जब जब नदियों में बाढ़ आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि नदी या बाढ़ नुकसानदेह होती है। बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, तो कृषि के लिए ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि मिट्टी के लिए या एग्रीकल्चर के लिए जो खेत की ऊपरी परत होती है वो काफ़ी फर्टाइल होनी चाहिए। तो हर साल बाढ़ आने से हर साल नई मिट्टी भी आती है। फरक्का बैराज की बात करते हैं तो यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु बनता है। नदी यहाँ से 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक तो भागीरथी या फिर गंगा कहलाती है और दूसरी हुगली आपकी कहलाती है। बंगाल की खाड़ी के डेल्टा मैदानों में दक्षिण की ओर ये बहती है और फिर बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश करती है। गंगा नदी की जो मुख्य धारा है बांग्लादेश में दक्षिण की ओर बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ जाती है, और इसके बाद गंगा नदी पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जानी जाती है। फिर इनकी संयुक्त धारा पद्मा में मिलती है, इनकी संयुक्त धारा मेघना में मिलती है, फिर इन्हें मेघना कहा जाता है। अब मैं इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा, थ्योरी को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आप यहाँ पर देखते हैं, मैं रेड कलर का यहाँ पर पेन ले लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। यहाँ पर गंगा नदी आपकी फ्लो होते हुए आती है और यहाँ पर फरक्का बैराज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका फरक्का बैराज है। और फरक्का बैराज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बैराज के बाद गंगा नदी 2 अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। तो फरक्का बैराज के बाद एक ब्रांच आपकी कोलकाता की तरफ जाती है जो कि हुगली नदी के किनारे है, और दूसरी ब्रांच आपकी बांग्लादेश की तरफ मुड़ जाती है जिसे पद्मा कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत के 2 राज्यों से बहती हुई आती है। कौन कौन से? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी आपकी प्रवेश करती है और फिर असम राज्य से होते हुए ये पद्मा में मिलती है और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, और बाद में यह मेघना के नाम से आपकी बंगाल की खाड़ी में ये नदियां गिरती हैं। गंगा नदी अपने मुख पर बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले बड़ी संख्या में डेल्टाओं का निर्माण भी करती है, और सबसे युवा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है, वो आपका बनता है सुंदरवन डेल्टा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां इन दोनों ही नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों ही नदियों के द्वारा यहाँ पर ये जो आप ग्रीन कलर का इलाका देख रहे हैं, ग्रीन कलर का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा में ही सुंदरवन नेशनल पार्क भी आपका मौजूद है। सुंदरवन नेशनल पार्क इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो कि बांग्लादेश के साथ भी आपकी सीमा साझा करता है। तो सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे युवा डेल्टा है जो कि आपका बन रहा है और अभी भी निर्मित हो रहा है। डेल्टा क्या होता है? जब कोई नदी अपने सागर में गिरने से पहले, कोई भी नदी सागर में गिरने से पहले अपना जो मिट्टी है वो डिपॉजिट कर देती है, तो उसके बाद वो डेल्टाओं का निर्माण यहाँ पर करती है। उम्मीद है यहाँ तक सारी बातें क्लियर आपको रही होंगी। कोई डाउट रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। गंगा नदी और ये सभी के सभी आपके धामों के बारे में यहाँ पर ये इमेज है। इस इमेज को आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4 धाम है हिंदू धर्म में, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। आप देख सकते हैं कि भागीरथी रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी का शुरुआती नाम भागीरथी होता है। भागीरथी के ऊपर ही आपका टहरी डैम है उत्तराखंड में, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी और बद्रीनाथ से आपकी निकलती है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा धौली गंगा अलकनंदा में मर्ज हो जाती है विष्णुप्रयाग के पास।
फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर अलकनंदा के साथ मर्ज होती है नंदाकिनी, कहाँ पर, नंदप्रयाग में। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर पिंडर गंगा इसमें आके मिल जाती है कर्णप्रयाग में। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो अलकनंदा में आकर मिलती है आपकी मंदाकिनी, कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। फिर भी इसे अलकनंदा ही कहा जाता है। अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है और भागीरथी के साथ यहाँ पर मर्ज हो जाती है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के बाद अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा को गंगा यहाँ पर कहा जाता है। और गंगा हरिद्वार से मैदानी भागों में आपकी प्रवेश करती है। तो गंगा नदी का पूरा सिस्टम आप सभी के सामने ये रहा। उम्मीद है यहाँ तक का आपका इंट्रोडक्शन जो था गंगा नदी के ऊपर वो आपको क्लियर रहा होगा, और भारत के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जो भी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है वो आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। आज का लेक्चर बहुत लंबा नहीं खींचने वाले थे, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे जिनको डिस्कस करना था, तो उनको यहाँ पर मैंने पूरा डिस्कस किया है। तो ड्रेनेज सिस्टम का इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ड्रेनेज सिस्टम की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है मैंने आपको ये भी बताया। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि जल विभाजक किसे कहते हैं, गॉर्ज किन्हें कहते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी बातों पर डिस्कशन किया है। तो आज गंगा नदी पर डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम की शुरुआत हुई है। जल्द ही हम सभी नदियों को यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज की ये थ्योरी क्लास आपको पसंद आई हो तो एक बार यस लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा फेसबुक पर, अगर जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। यूट्यूब चैनल की लिंक, फेसबुक पेज की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उस लिंक पर जाकर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब यहां पर कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों ज्योग्राफी क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं आपसे फिर से शाम 7 बजे ज्योग्राफी की एक और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।